ये है सत्तानु संघर्ष, यानी गुजरात में सत्ता का संघर्ष, जो तय करेगा कि आखिर कौन बनेगा गुजरातियों का भाग्य विधाता। क्या फिर नमो का नमन करेगा गुजरात? नरेंद्र मोदी मारेंगे सत्ता की हैट्रिक, या राख से उठने का करिश्मा कर सकेगी कांग्रेस? ये एक अदद चुनाव नहीं है, ये 2014 के आम चुनाव की राजनीति का बैरोमीटर है। अगर मोदी ने फिर गुजरात जीता तो क्या वो हो जाएंगे बीजेपी से भी बड़े? अगर मोदी ने गुजरात में कांग्रेस को फिर थमाया झुंझुना तो क्या गांधीनगर में टिकेंगे उनके कदम? कौन रोक सकेगा मोदी का दिल्ली कूच? कैसे बीजेपी दूर रखेगी उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से? क्या केशुभाई लगा पाएंगे राह में रोड़ा, या फिर कांग्रेस का ही करेंगे बंटाधार? क्या हो सकता है गुजरात में? IBN 7 और द वीक के लिए CSDS ने देखी चुनाव से पहले की तस्वीर। देखिए, मेरा वोट मेरी सरकार, सत्तानु संघर्ष। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम मेरा वोट मेरी सरकार में आज बात सत्तानु संघर्ष यानी गुजरात विधानसभा चुनाव की, जिस पर पूरे देश की नजर लगी हुई है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की वजह से। चुनाव से पहले IBN 7 द वीक के लिए CSDS के प्री पोल सर्वे के नतीजे आ चुके हैं। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि गुजरात में किसके सिर होगा सत्ता का ताज और कौन करेगा 5 साल का इंतजार। हम बताएंगे क्या गुजरात में बरकरार नरेंद्र मोदी का जादू? क्या केशुभाई पटेल लगा पाएंगे मोदी के किले में सेंध? और कांग्रेस की चुनौती में कितना है दम? हम आपको बता दें कि यह सर्वे 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच किया गया। गुजरात की 60 विधानसभा सीटों के 240 मतदान केंद्रों पर 3658 वोटरों से रायशुमारी की गई। जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद दिलचस्प है। सर्वे से उभरी गुजरात की तस्वीर पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के प्रवक्ता और बीजेपी नेता जयनारायण व्यास, कांग्रेस नेता अमी याग्निक, दिव्य भास्कर के संपादक अवनीश जैन, बेंगलुरु से जुड़ रहे वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है नेशनल दुनिया के ग्रुप एडिटर आलोक मेहता और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। आप लोगों का स्वागत है। हम इस चर्चा को और सर्वे को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जो सवाल IBN 7 और द वीक के लिए CSDS ने जानने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, जिसमें हर आदमी की दिलचस्पी होगी कि गुजरात विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिलने की संभावना है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को 50% वोट मिलने की उम्मीद है, यानी पिछली दफा के मुकाबले 1% ज्यादा। कांग्रेस को 36% वोट मिलने की संभावना है। 2007 के मुकाबले कांग्रेस के 2% वोट खिसकते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को चुनौती देने चुनावी समर में उतरी केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी 3%, सिर्फ 3% वोटों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। लेकिन खास बात यह है कि केशुभाई पटेल मोदी की अपेक्षा कांग्रेस को डेंट लगाते नजर आ रहे हैं। 11% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं, जबकि पिछली दफा अन्य को 13% वोट मिले थे। यानी ये जो प्रतिशत है 50-36, ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि इस वक्त गुजरात में बीजेपी बहुत आसान जीत की तरफ बढ़ रही है। सर्वे में पूछा गया क्या बीजेपी को गुजरात में एक और मौका मिलना चाहिए? 52% लोगों ने कहा हां, 30% ने कहा नहीं, जबकि 18% ने कहा कोई राय उनकी नहीं थी। 52% लोग, यानी कांग्रेस और बीजेपी के जो फर्क है वो करीब 22% का है, जो अपने आप में कहता है एक लहर जैसी स्थिति वहां नजर आ रही है। फिर हमने सीधा सवाल पूछा गया गुजरात में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सर्वे में शामिल मतदाताओं में से 49% ने कहा नरेंद्र मोदी। सर्वे कहता है 49% लोग नरेंद्र मोदी को फिर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। दौड़ में दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं केशुभाई पटेल। हालांकि मोदी और केशुभाई के बीच अंतर काफी बड़ा है। 8% लोगों ने कहा केशुभाई पटेल, 6% लोग शंकर सिंह वाघेला को और 4% लोग शक्ति सिंह गोहिल को भावी वित्त मंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी कहीं कोई मुकाबला नरेंद्र मोदी के सामने किसी और नेता का है ही नहीं। और एक सवाल जो महत्वपूर्ण था, क्योंकि अक्सर नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए कहा जाता है, वो इस बात का दावा भी करते हैं कि उन्होंने गुजरात का विकास किया और वो विकास का मॉडल जो है वो देश के नक्शे पर भी आना चाहिए। ये उनका दावा है। यहां पर हम आपको बता दें कि हम आपको सवाल बता दें क्यों ऐसा हो रहा है, कि किस वजह से वो इस बात का दावा करते हैं। सवाल महत्वपूर्ण है। खास बात है कि 12 साल से सत्ता में काबिज नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता नजर नहीं आ रहा है। सर्वे में सरकार के कामकाज के बारे में पूछा गया। 67% लोगों ने कहा सड़क के मामले में मोदी सरकार के काम की सराहना की। 18% ने कहा नहीं। बिजली के काम की सराहना करने वाले 63% लोग हैं
वहीं पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर को लेकर 52% लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। कानून व्यवस्था पर थोड़ी हालत जरूर पतली है। सिर्फ 31% लोग ने कहा कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन 23% इसे बदतर बताते हैं। 44% ने कहा मोदी के राज में हिंदू मुसलमान भाईचारा बढ़ा है। 43% ने सिंचाई के मुद्दे पर मोदी के कामकाज को बेहतर बताया है। ये जो सवाल है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे साथ जो तमाम बड़े नेता हैं, यानी एक बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि कहीं न कहीं गुजरात के अंदर बीजेपी एक आसान जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। जयनारायण व्यास जी, आपको इस सर्वे कुछ खुशी प्रदान कर रहे हैं या आपकी उम्मीद के हिसाब से चीजें हो रही हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस तरह का सर्वे अभी कुछ दिन पहले एक और भी बहुत ही जिसको क्रेडिटेबल एजेंसी कही जाए उसके जरिए आया था जी। आज आप ये सर्वे लेके आए हैं। खुशी है कि इस तरह से बीजेपी को जिस तरह का कांग्रेस ने मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किया था, आज ये दोनों सर्वे ने बात खोल के रख दी है कि बीजेपी का विकास का जो मुद्दा है, सबको साथ में लेके चलने का जो मुद्दा है और राज्य में जो ठोस कामगिरी हुई है, सरकार की कामगिरी हुई है, नरेंद्र भाई की जो छवि है जी, ये सब चीजों को ये सर्वे ने समर्थन दिया है और ये इतना बड़ा जन समर्थन बीजेपी को प्राप्त है। मतलब ये हमारे लिए खुशी की बात है। मतलब आपको लग रहा है कि खुशी की बात है और आप आसान जीत की तरफ बढ़ते रहे। कांग्रेस के साथ हमारे साथ अमी याग्निक। अमी, आप लोगों ने बहुत दावे किए थे कि इस बार कम से कम एक उम्मीद पैदा की थी कि एक कड़ी टक्कर आप इस बार नरेंद्र मोदी को देने वाले, लेकिन सर्वे इसके बिल्कुल उलट राय रख रहा है। कहां आप लोग असफल होते नजर आ रहे हैं? ये एक सर्वे है जी, और वो समय से पहले किया गया है, बहुत प्रीमैच्योर लग रहा है और अभी तो कोई उम्मीदवार के नाम भी बाहर नहीं आए हैं और आपका जो ये जो सर्वे है उसका सैंपल स्ट्रिक्टली रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हो सकता है। तो ये दावा करना कि भाई सरल जीत है बीजेपी की, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मतलब हमारी पार्टी ने इतना कॉन्फिडेंस है और इतना काम किया है कि ग्रासरूट लेवल से वी आर कनेक्टेड। सो ये जो आप दावे कर रहे हैं सर्वे में वो गलत भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आपको लगता है कि ये दावे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम बातचीत का सिलसिला अपने विशेषज्ञों को जाने के पहले कुछ 2-3 और सवाल आपको बता देते हैं जिसके जवाब हमारे पास है। रोजगार के मसले पर सर्वे में शामिल लोगों की राय बटी हुई है। 38% लोग मानते हैं मोदी के कार्यकाल में रोजगार के मौके बढ़े हैं, तो 38% लोगों ने ही कहा बीते सालों में रोजगार के मौके कम हुए हैं। खास बात यह है कि मोदी के वाइब्रेंट गुजरात की चमक गांवों में पहुंचती नजर नहीं आ रही। सिर्फ 26% लोगों ने कहा किसानों की हालत बीते सालों में सुधरी है, जबकि 35% का कहना है कि मोदी के राज में किसानों की हालत बदतर हुई है। यानी किसान कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रोजगार के मसले पर भी लोग बहुत संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जब पूछा गया कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, 42% ने कहा कि बढ़ती कीमतें। यहां भी दूसरे नंबर पर किसानों का मुद्दा है। 19% लोग कहते हैं किसानों की समस्या बड़ी समस्या है। बेरोजगारी 12% लोग, भ्रष्टाचार सिर्फ 9% लोग ये बातें कह रहे हैं। जयनारायण व्यास जी, क्या आपको लगता है कि किसानों की समस्या के मसले पर आपकी सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार और एम्प्लॉयमेंट के मसले पर आप लोग जो है वो लोगों को निराश कर गए, वहां वो काम नहीं किया जो आप लोगों को करना चाहिए, जबकि गुजरात की एग्रीकल्चर व्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है, वहां कृषि अच्छी मानी जाती है? देखिए, मुझे जहां तक कृषि से जुड़ी हुई ये बात जो सतह पे आई है जी, उससे आश्चर्य इसलिए नहीं होता कि बदनसीबी से ये साल शुरू के जो 2-2.5 महीने रहे बारिश नहीं हुई। एक समय तो ऐसा आ गया कि गुजरात में अकाल की संभावनाएं सतह पे दिख रही थी जी। तो ये कुछ असर इसकी जो जहां भी हुई है, ये उसकी असर मैं समझता हूं कि तत्कालीन बात है और जो इमीडिएट चीजें होती है उसकी असर सर्वे में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि किसानों की नाराजगी है आपके साथ थोड़ी सी? नहीं, नाराजगी नहीं मैं कहूंगा कि उन्होंने जो बारिश कम या देरी से होने की वजह से कई जगह पाक वगैरह निष्फल होने की वजह से इनको जो तकलीफें हुई, और ये भी मुद्दा है कि हमारे यहाँ 1/3 हिस्सा कपास का पैदा होता है देश का,
और केंद्र सरकार ने जो नीति उस पे एक्सपोर्ट बैन की लगाई और एक्सपोर्ट ड्यूटी और ऊपर से लगा दी। जी। ये भी गुजरात के किसानों को एक बहुत बड़ा आघात था और मैं समझता हूं कुल मिला के इसकी असर ये सर्वे में कहीं ना कहीं दिख रही है। मतलब आपको लग रहा है कि सर्वे के जो नतीजे हैं वो काफी हद तक सही है और आप भी इस बात से सहमत है। आकार पटेल हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े में। आकार, ये जो सर्वे कहता है कि इसमें एक तरीके साफ बात है कि नरेंद्र मोदी बहुत आगे है अपने बाकी लोगों से और बीजेपी क्लियर कट विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, क्यों आपको लगता है कि आज सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया, लोगों को लगता है कि अगर ये जीते तो मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री भी बन सकते? क्या ये फैक्टर था या उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल था वो काम कर रहा उनके पक्ष में? नहीं आशुतोष, हकीकत यह है कि 1985 से कांग्रेस को गुजरात में बहुमत नहीं मिली। एक बात। दूसरी बात, भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री गुजरात में चुनाव नहीं हारा जी। मोदी साहब पहले नहीं है, वो पांचवें हैं। तो ये सिलसिला जो है वो जारी है। तो आपको हैरानी बिल्कुल नहीं है? आपको लगता है कि इसमें नरेंद्र मोदी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपके कहने का मतलब है उनका वर्चस्व है, उनका व्यक्तित्व है, उनकी शख्सियत है, वो ठीक है जी। पर ये जो 10% का फासला है भाजपा और कांग्रेस के बीच जी, ये तो मुसलसल चले आ रहा है पिछले 17 सालों से। तो ये कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात। अवनीश जैन, आप तो गुजरात के अंदर हैं, वहां के दिव्य भास्कर के संपादक हैं। ये गैप इस बार बढ़ता क्यों नजर आ रहा है, जबकि इस बार लगा कि कांग्रेस ने शुरुआत में अच्छी शुरुआत की, कई स्कीम्स निकाली, चाहे वो घर को लेके हो या दूसरी चीजों को लेके? अवनीश, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आशुतोष, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पिछले 5 सालों में, खासतौर से अगर पिछले 5 साल के कार्यकाल का अपन विश्लेषण करें तो पिछले 5 सालों में पब्लिक परसेप्शन इस तरह का बिल्ड नहीं कर पाई कि उसके पास गुजरात की जनता के लिए कोई एजेंडा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कोई भी पॉलिटिक्स में कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का जो शासनकाल है 5 साल का, वो किसी तरह की विफलता है उसमें नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। फिर एक जो विपक्ष है, उस विपक्ष की भूमिका को भी कांग्रेस पिछले 5 सालों में बहुत अच्छे से नहीं निभा पाई, बिखरी बिखरी लगी। ऐसा लगा कि वो बिल्कुल बहुत ही लो प्रोफाइल होकर के खेलना चाहती है, वो नरेंद्र मोदी पर सीधे अटैक नहीं करना चाहती है। शायद यही वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस अभी काफी कमजोर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। आलोक जी, इस बार कांग्रेस ने एक कोशिश ये की कि पूरे माहौल को कम्युनल एंगल न दिया जाए, या उसको कम से कम उन्होंने विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। क्या उनकी ये स्ट्रेटजी बैकफायर कर रही? देखिए, मुझे तो लगता है कि विकास के मुद्दे पर घेरना बड़ा कठिन काम है। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल जो अभी कहा जाता है, नेतृत्व तो वहां पर नहीं है, और दूसरा, यदि ये 5 साल लगातार, जो खुद सोनिया गांधी भी कहती है भाई संगठन में काम सक्रिय होना चाहिए जी। शंकर सिंह वाघेला जरूर नेता रहे, लेकिन शंकर सिंह वाघेला को भी माना जाता है कि साहब वो तो खुद मोदी के साथ थे, वो खुद उनकी पृष्ठभूमि भी संघ और हिंदू परिषद की रही है। ऐसी स्थिति में आधे मन से आप किसी नेता को जब रखेंगे तो मुद्दे को कैसे बनाएंगे? ये ठीक है कि अभी बहुत जल्दी है आशुतोष जी। मेरा मानना यह है कि जब कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे बीजेपी के भी, थोड़ी बहुत जो समस्या आएगी तब आएगी, चूंकि वन मैन शो है वो पूरा। उसका एक लाभ भी है लेकिन कई बार उसका नुकसान भी होता है। उसके थोड़े जो नुकसान, कांग्रेस इस पर डिपेंड कर रही है कि यहां 5000 वोट कम होंगे, यहां 10,000 वोट कम होंगे, और जो कैंडिडेट जब गलत कहीं बीजेपी ने दिए, चूंकि हाईकमांड नरेंद्र मोदी के भी पर काटना चाहता है बीजेपी का, वो जब कुछ कैंडिडेट गलत दे देंगे तब कांग्रेस को अभी थोड़ी आपको जल्दी लगती है। लेकिन प्रदीप जी, जो काम नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं कि पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द हो, उसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कांग्रेस की स्ट्रेटजी में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ? क्या आप कम्युनल एजेंडे पे जा नहीं सकते, आप हिंदू मुसलमान की बात कर नहीं सकते, विकास के मसले पर आएंगे तो उसको इमोशनल वो कार्ड नहीं मिलता है, तो आप घेरेंगे कहां, जबकि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के विकास की चर्चा करती है? आशुतोष जी, इस सवाल का जवाब आपके सर्वे से ही निकलता है जी। बाजार की भाषा में कहें तो नेता वो सेल्समैन होता है जो प्रोडक्ट को बेचता है। अपनी पार्टी की विचारधारा, कार्यक्रम, नीतियों को
जनता तक ले जाने वाला नेता होता है। जी। अभी आपने जो सर्वे दिखाया उसमें मुख्यमंत्री पद के लिए जो आपने पूछे नाम, उनमें पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर केशुभाई, तीसरे नंबर पर शंकर सिंह वाघेला, तीनों बीजेपी या तो निकले हुए लोग। चौथे नंबर पर कांग्रेस का कोई नेता है। तो एक बात तो स्पष्ट है, जीते हारे चुनाव का नतीजा आने पर पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन गुजरात में कांग्रेस का नेतृत्व कहीं नहीं है। जनता की नजर में उनका नेतृत्व बहुत ही बौना है। तो जब नेतृत्व बौना है तो संगठन में वो जोश नहीं आता। अगर नेता उस तरह का नहीं है तो संगठन में उस तरह का जोश नहीं आता। संगठन अगर उस तरह से काम नहीं करता है तो फिर जनता में बात पार्टी की पहुंचती नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार में खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन उसका फायदा उठाने वाला नेता चाहिए। वो कांग्रेस के पास। आलोक जी, क्या नेता प्रोजेक्ट नहीं करना या पिछले 5 साल से किसी एक नेता को आगे नहीं बढ़ाना, ये कांग्रेस की फेलियर है, यानी टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी? यही सबसे बड़ी खतरा है। और बार बार ये बात हम लोग आपके चैनल पे भी बात करते रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस को अपने प्रादेशिक नेतृत्व, आप यूपी में भी क्यों नुकसान हुआ, वहां तो फिर भी कहने को बाद में कह दिया बेनी प्रसाद होंगे ये होंगे, लेकिन वहां भी कोई नेता डेवलप नहीं किया था। और कहने को आज से 50 साल पहले समझ में आता था। और यदि देखें तो 50 साल पहले भी यदि गोविंद वल्लभ पंत हैं कि कौन है, एक बार उनको अपने नेताओं को प्रोजेक्ट करना पड़ता था। कांग्रेस पार्टी ने, और कुछ हद तक कभी कभी बीजेपी भी ये करने लगी है, नेता नहीं प्रोजेक्ट करने का नुकसान है। और गुजरात में सबसे बड़ा फायदा है कि नरेंद्र मोदी ही के कोई विकल्प सामने नहीं दिखा। मतलब कम से कम एक नेता नजर तो आता लोगों के सामने। याग्निक जी, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को कोई एक नेता प्रोजेक्ट करना चाहिए जो नरेंद्र मोदी को हेड ऑन ले सके और उनके सामने खड़ा हो सके? आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अगर 49% है तो शक्ति सिंह गोहिल सिर्फ 4% पर खड़े हुए हैं। क्या यह गलती आप लोगों से हुई क्या? नहीं, इसलिए कि वहाँ एक ही लीडर है और अपने आप को लीडर बताते जा रहे हैं। हमारे वहाँ मल्टीपल लीडर्स हैं और ये नेतृत्व की वजह से ये इस बार इलेक्शन में जरा रूलिंग पार्टी बौखला गई है, डर सी गई है। इतना कॉन्फिडेंस हमारे में है कि हम सारी स्कीम्स ग्रासरूट तक ले गए हैं, पीपल तक ले गए हैं। हमने चेहरा बताया है कि ये जो क्या हो रहा है ये रूलिंग पार्टी के द्वारा, इसी वजह से दे हैव सीन दैट देयर इज अ स्लिपिंग ग्राउंड एंड सो दे आर वरीड। बट याग्निक, सवाल इस बात को लेकर जब हमने सर्वे में पूछा कि सड़क के बारे में लोगों का क्या कहना है, बिजली के बारे में लोगों का क्या कहना है, पानी के बारे में लोगों का क्या कहना है, तो 67%, 63%, 52% सेटिस्फैक्शन रेट है। यानी जो बुनियादी चीजें सड़क, बिजली, पानी, इससे लोग संतुष्ट हैं और ये नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते उन्होंने कुछ काम नहीं किया। सही बात आपने बताई कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है। जी बोलिए आप। आशुतोष जी। जी बोलिए। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है वो सोशल इंडिकेटर है, यानी कि जो माल न्यूट्रिशन है, आरोग्य लगता प्रश्न है, शिक्षण के लगते प्रश्न है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब तक सोशल इंडिकेटर, सोशल हार्मनी नहीं बनती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेल होता है। बिल्कुल। तो यहाँ आपका सर्वे जरा कच्चा पड़ता है। मतलब आपको लगता है कि सोशल इंडिकेटर पे कहीं ना कहीं हमारा सर्वे कच्चा पड़ता, लेकिन जो बुनियादी चीजें उसपे तो कम से कम वो सही नजर आते। आकार, आपको क्या नजर सोशल इंडिकेटर बुनियादी चीजें नहीं होती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सुरक्षा, बच्चे गुम होते हैं, आरोग्य नहीं है, शिक्षण नहीं है, तुमने सारी स्कीमें जो अधिकार छीन ली है, वो बुनियादी प्रश्न नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे सर्वे में 58% लोग गुजरात के विकास के मसले पर, जिसमें सोशल इंडिकेटर भी है, उस पर वो संतोष अपना जाहिर कर रहे हैं। आकार, क्या ये जो नरेंद्र मोदी के जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जो मार्केटिंग का तरीका है, वो उनके पक्ष में जाता है, या कांग्रेस की तरफ से लीडर पेश ना करना, किसी को आगे ना बढ़ाना, या अपनी स्ट्रेटेजी में तय ना कर पाना क्या करना है, ये उनके खिलाफ जाता है? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो पिछले 35 सालों से कांग्रेस का जो जातियों का गठबंधन है गुजरात में, जिसे वो लोग खम कहते हैं, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, वो बिल्कुल बिखर चुका है। मसलन मैं आपसे कहूं तो गुजरात में 13 सीट जो है 182 में से, वो आरक्षित है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ये होना चाहिए वैसे कांग्रेस का वोट बैंक, ये है वैसे भाजपा का वोट बैंक। भाजपा के पास 13 में से 11 सीट है आज में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनकी 26 सीटें हैं आरक्षित, वहां पर 50-50 है। तो कांग्रेस की जो पुरानी स्ट्रैटेजी थी ये खम की,
जी, वो अब टिकी नहीं रही। दूसरी बात ये कि बाबरी ढांचे के गिरने के बाद हिंदुत्व को गुजरात में काफी मकबूलियत मिली है। तो ये जो 40, 42, 45, 50% वोट जो मिल रहे हैं उन्हें पिछले 17 सालों में वो बरकरार है। इसके भाजपा को और कोई भी राज्य में इतने वोट नहीं मिलते जितने उनको यहां मिलते हैं, जितने वोट उनको यहां पिछले 17 सालों से मिल रहे हैं। बट आप कह रहे हैं हिंदुत्व का मसला है जो वो महत्वपूर्ण सवाल है और कहीं ना कहीं उसका फायदा वहां नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को लगातार मिलता रहा है। इस सर्वे में एक लगातार लोग बात ये कहते रहे पिछले दिनों की केशुभाई पटेल जो बीजेपी छोड़कर नई पार्टी बना रहे, क्या वो नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचा सकते, क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा? हमने इस सर्वे में इस सवाल के बारे में भी पूछा और इसमें जो दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी का पटेल वोट खिसकता दिख रहा है, ऐसा नजर आता है। सर्वे के मुताबिक कड़वा पटेल समाज के 62% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले में 23% कम, कांग्रेस 2% की बढ़ोतरी के साथ कड़वा पटेल समाज जो है वो 10% वोट हासिल कर सकते हैं। केशुभाई पटेल को 28% कड़वा पटेलों के वोट मिलने की उम्मीद है। उधर बीजेपी को लघुआ पटेल समाज के वोटों का कम नुकसान होता नजर आ रहा है। बीजेपी को 51% वोट मिल सकते हैं, यानी पहले के मुकाबले 4% कम। कांग्रेस को 10% लघुआ पटेल वोट कर सकते हैं। यहां कांग्रेस को बड़ा डेंट है, उसे 24% का नुकसान होता दिख रहा। प्रदीप जी, ये जो केशुभाई पटेल फैक्टर था, क्या ये बीजेपी को वाकई में नुकसान पहुंचाएगा या जो एंटी मोदी वोट है उसको डिवाइड करेगा? देखिए, इस तरह के मामलों में ज्यादातर होता ही है कि दोनों तरफ काटता है जी। जो लोग, दो ही पार्टियां वहां पर हैं मुख्य तौर पर, बीजेपी और कांग्रेस। जो बीजेपी से नाराज हैं उनके पास विकल्प है कांग्रेस को वोट देने का जी। उनको तीसरे विकल्प की शायद जरूरत ना हो। लेकिन जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो जब तीसरी पार्टी आती है तो इस तरह के लोगों के लिए विकल्प बनती है। इसलिए आपका सर्वे जो दिखा रहा है केशुभाई बहुत सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, वो एक बड़ा कारण है। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं आशुतोष जी कि ये अभी जो जाति खाम की बात की आकार पटेल साहब ने, एक चीज आप देखिए कि नरेंद्र मोदी का जो इमर्जेंस है वो एक तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ऊपर चला गया है जी। अगर जाति की बीजेपी ने कल्टीवेट किए लीडर्स, एक पटेल और एक क्षत्रिय, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला। लेकिन मोदी, अगर केवल जाति की राजनीति होती तो मोदी के लिए तो अपना विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता। लेकिन वो 50%, 48% वोट लेकर अगर लगातार जीत रहे हैं तो जातियों का जो आग्रह है उसको तोड़ा। प्रदीप सिंह बड़ी दिलचस्प बातें करें, लेकिन जनरल व्यास जी, कहीं ना कहीं केशुभाई पटेल अगर आपके साथ होते तो ये जो 23% लोग जो कड़वा पटेल के लोग हैं वो भी आपके साथ होते और शायद जो विनिंग मार्जिन होता वो ज्यादा बेहतर होता। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि केशुभाई पटेल को साथ रहना चाहिए, उनको अलग जाना जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा रहा आपको? देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो आपका सर्वे दिखाता है, गत समय भी बीजेपी को 49% वोट आपने दिखाए मिले थे जी। सर्वे में 49% मिलते हुए दिखाई रहे हैं जी। ये समय एक और चीज आशुतोष जी समझनी होगी कि जो डिलिमिटेशन की वजह से सीटें बढ़ी है, अक्सर गुजरात में जो ज्यादा सीटें हैं वो बीजेपी स्ट्रांग होल्ड वाले जो अहमदाबाद और सूरत जैसे सेंटर है वहां बढ़ी है जी जी। सो विद द सेम 49% ऑफ द वोट, आई थिंक दैट लेवल्स मोर देन इनफ वॉट एवर इज लाइकली टू बी द डेंट बाय एनीबडी जी। सो इफ वी गो ऑन दैट, अगर 49% प्रतिशत पे ही हम अड़े रहे जी जी, तो भी मैं मानता हूं कि इस समय जो डिलिमिटेशन की वजह से परिस्थिति बन रही है वो जो जहां सीटें बढ़ी है वहां ये फैक्टर उतना हावी नहीं होगा और ये कुल मिला के बीजेपी के फायदे में रहेगी परिस्थिति। अब व्यास जी, आपको कितनी सीटें मिलने, क्या आपको लगता है कि इस बार आपका परफॉर्मेंस पिछले बार की तुलना में ज्यादा बेहतर होगा? आप कितनी, हम सीटों का प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, हम आपसे जानना चाहते हैं कितनी सीटें आप जीतने की उम्मीद है इस बार आपको? देखिए, मैं स्पेक्युलेट करना तो नहीं चाहूंगा, मगर अभी रिसेंट जो सर्वे आया उसमें 2% कम वोट बीजेपी को मिलते दिखाई देने पे भी 128 सीटें इन्होंने प्रोजेक्ट की है जी। आप 2% वोट ज्यादा दे रहे हैं, कांग्रेस को भी कम वोट दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस मुताबिक जो स्विंग आएगा जी जी,
तो उसके मुताबिक सीट्स मिल सकती है। मतलब आपको पहले से ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। यह हमारी विशेष चर्चा, विशेष कवरेज लगातार जारी रही। कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े हमको बताएंगे थोड़े से ब्रेक के बाद, लेकिन आपको बताएं रात 9 बजे भी जारी रहेगी हमारी विशेष पेशकश। रात 9 बजे हम आपको बताएंगे क्या नरेंद्र मोदी के लिए बदल रहा है मुसलमानों का नजरिया, क्या नरेंद्र मोदी को 2002 दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये कुछ ऐसे सवाल है जिस पर हमारे सर्वे में सवाल पूछे गए, जिसके जवाब भी आए, लेकिन वो बताएंगे आपको ठीक 9 बजे डंके की चोट पर में ये अपनी विशेष कवरेज में भी। वक्त ब्रेक।